नमस्ते, सौरभ नाम है मेरा और आप देखने लगे हैं लल्लन टॉप शो। जब से महाराष्ट्र की सरकार बदली है तब से असली शिवसेना को लेकर विवाद चला आ रहा है। बीते दिनों चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को झटका देते हुए शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। पार्टी का चुनाव निशान धनुष बाण भी उन्हें ही दे दिया। पार्टी का सिंबल सबसे बड़ी पहचान होती है, सब जानते हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर दावा करने वाले उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, क्या उद्धव को कोई राहत मिली या यहां भी निराशा हाथ लगी, शो में आज इसी पर बात करेंगे। सोमवार यानी 20 फरवरी को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाकर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नकार दिया था। सुनवाई की मुकर्रर तारीख 22 फरवरी यानी आज थी। तो तय वक्त पर दोपहर 3:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत पेश हुए, जबकि कोर्ट में शिंदे गुट का पक्ष सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह और नीरज किशन कौल ने रखा। सुनवाई शुरू होते ही शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए बगैर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर आपत्ति जताई। जवाब में उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है तो हम हाईकोर्ट जाकर क्या करेंगे। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद के बाकी मामले लंबित हैं, इसलिए इसे भी सुनिए। सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग कह रहा है कि शिवसेना का 2018 का संविधान रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे। ये गलत है और अगर यही आधार है तो विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है। इस पर नीरज कौल ने जवाब दिया कि 2018 में पार्टी का एक संविधान बना दिया गया कि सारे अधिकार अध्यक्ष के पास ही रहेंगे। इस तानाशाही भरे संविधान की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई। इस बीच शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2022 में इस तर्क को पहले ही खारिज कर चुका है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई संविधान पीठ से जुड़ी हुई है। आगे उन्होंने इस ऑर्डर को आधार बनाकर कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग को यह शक्ति देता है कि दोनों गुटों में असली पार्टी कौन है। सुनवाई के बीच चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम याचिका को सुनेंगे और नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। यहां एक के बाद एक पार्टी दफ्तर पर कब्जा किया जा रहा है। उद्धव की तरफ से ही पेश हुए दूसरे वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर उद्धव गुट शिंदे गुट द्वारा जारी व्हिप या नोटिस का पालन नहीं करता है तो उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शिंदे गुट की तरफ से मौखिक आश्वासन दिया गया है कि वे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे ना लगने से फिलहाल शिंदे गुट के पास ही शिवसेना का नाम और सिंबल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं उद्धव गुट को जवाबी हलफनामा देने के लिए कहा गया है। तब तक उद्धव ठाकरे के पास मशाल चुनाव चिन्ह होगा। फैसले में कोर्ट ने और क्या कहा, फैसले का फलसफा क्या निकाला जा रहा है, सुनिए इंडिया टुडे ग्रुप के कानून मामलों के संवाददाता संजय शर्मा से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया कि वो स्टे अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक संवैधानिक संस्थान के आदेश पर स्टे लगाने के लिए उन्हें पूरी तरह अगर इस पर पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, सभी पक्षकारों को सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर किसकी दलीलों में कितना दम है। 2 हफ्ते सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है कि वो अपना पक्ष 2 हफ्ते में रखें। उसके बाद का 1 हफ्ता याचिकाकर्ता को मिलेगा कि वो उनके जवाब में कोई खामी, कोई आपत्ति, कोई चुनौती अगर हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को प्रति उत्तर के जरिए दे, यानी हलफनामे के जरिए स्टे लगाने हैं। लेकिन इस मामले में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर अभी जवाब मिलना बाकी है। सवालों के जवाब ये हैं कि अव्वल तो ये कि शिवसेना से जुड़ी संपत्तियों का क्या होगा। एक सवाल ये उठाया गया था ठाकरे ग्रुप की तरफ से कि अगर कोर्ट स्टे नहीं लगाता है तो विधानसभा में ये व्हिप जारी करेंगे और हमारे लोग जब व्हिप का पालन नहीं करेंगे तो ये उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा। शिंदे गुट ने कहा हमारा अयोग्यता की कार्रवाई या व्हिप जारी करने का भी फिलहाल कोई प्लान नहीं। प्लान पहले भी नहीं था, अब कोर्ट ने उन्होंने बता दिया। इसके बाद अब बात शुरू होती है कि उनके बैंक खातों को लेकर बात हुई
कोर्ट ने कहा कि बैंक खातों को और बाकी संपत्तियों पर कब्जे की जहां तक बात है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपके पास बाकी विकल्प खुले हैं। आप उन विकल्पों का, कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आपको वहां से रिलीफ के लिए आपके पास रेमेडीज हैं, उपाय हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है जिसका जिक्र ना तो अर्जी में है, ना निर्वाचन आयोग के आदेश में है, और ना सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जिसका जिक्र इन दोनों चीजों में नहीं है उस पर हम कैसे बात करें। तो इस पर स्टे नहीं लगाया, और साथ ही अब जो शिवसेना का मुखपत्र सामना है, बाकी अन्य संपत्तियां हैं, उस पर अधिकार किसका होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर अभी सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक तो नहीं मिले। आगे कैसे मिलेंगे, लेकिन उनका व्यावहारिक जवाब ये है, हमारी नजर में ये है कि किसी ने अगर मकान खरीदा है तो मकान के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम, उस सब पर उसी का अधिकार होता है, लिविंग रूम। तो ऐसे में ये तो एक ओपन सीक्रेट है, या खुला तथ्य है। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या कोई इंटरवीनिंग एप्लीकेशन दाखिल की जाती है दोनों ग्रुप में से किसी की भी तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट को इन नए मसलों की ओर ध्यान दिलाए और उस पर रिलीफ सीख करे, यानी रिलीफ की प्रार्थना लगाए और ऐसी ये करे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर जवाब मिलने अभी बाकी हैं, और फिलहाल अब तो होली के बाद ही, होली तक तो ये मामला बस्ते में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इतर भी कुछ स्वतंत्र आवाजें हैं जो चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कानूनी मामले कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मनु सेबेस्टियन से बात करते हुए पीडीटी आचार्य ने कहा, एकनाथ शिंदे के समूह को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग के फैसले में तर्क की कमी है। जब हम चुनाव आयोग के फैसले का विश्लेषण करते हैं तो हमें लगता है कि इसमें तर्क की कमी है। साथ ही सादिक अली मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों पर भी का भी पालन नहीं किया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ओरिजिनल पार्टी का फैसला लेते वक्त सिर्फ विधायकों की संख्या को देखा गया है, संगठन को जहन में नहीं रखा गया। भारतीय चुनाव आयोग को शिंदे के दावे का फैसला करने की अनुमति देने के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब उनके और उनके अनुयायियों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अयोग्यता की कार्रवाई के लंबित होने के बावजूद मामले को तय करने की अनुमति दी। ये केवल विधायिका की सदस्यता को प्रभावित करेगा, न कि पार्टी की। हालांकि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चुनाव आयोग का निर्णय अंततः इस बात पर आधारित था कि विधायिका में किस गुट का बहुमत था। पीडीटी आचार्य ने यहां सादिक अली केस का हवाला भी दिया। सादिक अली मामले में निर्धारित मानदंडों में से एक बहुमत का परीक्षण था, जिसमें पार्टी के विधायिका और संगठनात्मक विंग दोनों में बहुमत होना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के मामले में विधायी शक्ति और संगठनात्मक शक्ति दोनों का ध्यान में रखा गया था। हालांकि वर्तमान मामले में ईसीआई ने केवल विधायी बहुमत पर विचार किया है। तो क्या था सादिक अली केस और उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, जिसका उदाहरण बार बार ठाकरे बनाम शिंदे केस में दिया जा रहा है। वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता समझिए। नहीं, सादिक अली केस जो है लगभग 50 साल से ज्यादा पुराना मामला है, और जब कांग्रेस में जब टूटन हुई थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद जो सबसे पहली टूटन हुई थी वो कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ी टूटन हुई थी, और कांग्रेस की टूटन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1971 में जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो दो गुट हैं उन दो गुटों को मान्यता कैसे मिलनी चाहिए, चुनाव चिन्ह किसके पास जाना चाहिए, किन परिस्थितियों में चुनाव चिन्ह को सस्पेंड होना चाहिए और किस तरीके से नया चुनाव चिन्ह आवंटित करना चाहिए। और उस समय दल बदल विरोधी कानून नहीं आया था, इसलिए उसकी मान्यता एक अलग तरीके से है। उसको दल बदल विरोधी कानून जब संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया तो अब उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से नए तरीके से करेगा। तो जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में स्पीकर वाले मामले की संविधान पीठ नए तरीके से व्याख्या कर रही है, तो अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद सादिक अली मामले पर भी नए तरीके से पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट में होने की उम्मीद है। थोड़ा इसमें और जानकारी ऐड कर देते हैं। इतिहास के विद्यार्थी हैं या पॉलिटिकल हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो जानते होंगे कि 1969 के साल कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी। एक का नेतृत्व खुद इंदिरा गांधी कर रही थी, दूसरे के नेतृत्व के कामराज, मोरारजी देसाई सरीखे ओल्ड गार्ड्स कर रहे थे। इंदिरा चाहती कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति
बनाया जाए, लेकिन दूसरे धड़े ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। इंदिरा ने बगावत की और रेड्डी चुनाव हार गए। पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। इंदिरा की पार्टी के नाम कांग्रेस आर और दूसरी पार्टी कांग्रेस ओ हो गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी की सदारत में बनी पार्टी को असली कांग्रेस माना। गाय बछड़े की जोड़ी वाला निशान भी इंदिरा गुट को मिल गया। मामला उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। चूंकि याचिकाकर्ता सादिक अली थे तो केस को उन्हीं के नाम से जाना गया। तो क्या शिंदे और उद्धव गुट के बीच असली शिवसेना का फैसला करते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के तमाम मापदंडों का पालन किया? हमने ये सवाल विराग गुप्ता से पूछा, सुनिए। नहीं, सादिक अली मामले में जो मेजॉरिटी के बारे में जो पैरामीटर्स थे, तो वो कहीं ना कहीं से वो गड़बड़ाया है, इसलिए कि जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो सदस्यों पर आधारित है और उस पार्टी के कई सारे हिस्से होते हैं। उसकी कार्यकारिणी होती है, उसका संसदीय दल होता है, उसका विधायक दल होता है और उसके प्राथमिक सदस्य होते हैं, जिला कार्यकारिणी होती है। लेकिन इन सारे पैरामीटर्स के बारे में कोई भी पार्टी पारदर्शिता नहीं करती है। सारी पार्टियां सारे लाभ लेती हैं, टैक्स बेनिफिट लेती हैं, सरकारी भवन लेती हैं, लेकिन अपने सदस्यों के डाटा को सार्वजनिक नहीं करती हैं, वेबसाइट में अपलोड नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जब विवाद होते हैं तो वो ट्रकों में संदूक भर करके अपने दस्तावेज देते हैं। इस मामले में भी चुनाव आयोग ने जो संगठन के जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको दरकिनार करके सिर्फ विधायक और सांसदों के आधार पर जो निर्णय लिया है वो एकांगी और अनुचित है, जिसकी वजह से इसकी आलोचना हो रही है। विराग गुप्ता और पीडीटी आचार्य जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि फैसले में सिर्फ विधायकी ताकत को देखा गया, संगठन को नहीं। इसकी वो आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में और भी विचार है। हमने पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत से भी बात की। वो अपने कार्यकाल में ऐसे विवादों को निपटारा कर चुके हैं। सुनिए वो इस पर क्या सोचते हैं। मेरे सामने सिर्फ चुनाव आयोग का फैसला है, उसमें जो लिखा हुआ है, जिस तरह के तथ्य और एविडेंस उन्होंने लिखे हैं, वो सभी तथ्य और एविडेंस ये इंगित करते हैं कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक है और 1972 की सादिक अली रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट की है उसके अनुकूल है। सारे टेस्ट उन्होंने डिस्कस किए हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी फंक्शनरीज, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, सब चीजों को डिस्कस करते हुए उन्होंने ये पाया है कि जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है वही एक वायबल टेस्ट है और उसके अनुसार जो मेजॉरिटी जिसके पास है उसको ही सिंबल और पार्टी का नाम मिलना चाहिए। उस आदेश को पढ़ने से ये लगता है कि उन्होंने संगठनिक पदाधिकारियों के बारे में भी विचार किया है। लेकिन क्या तथ्य थे, क्या एविडेंस दोनों गुट ने प्रस्तुत किया है कि वो वायबल टेस्ट नहीं पाया गया। वायबल टेस्ट कब नहीं पाया जाता है? जैसे मेरे कार्यकाल में 2-3 पार्टियों के विभाजन हुए थे, जेडीयू का हुआ था, एआईएडीएम का हुआ था, समाजवादी पार्टी का हुआ था। तो उसमें पार्टी फंक्शनरीज के बारे में एआईएडीएम के केस में तो 3-4 ट्रक भर के एफिडेविट आ गए थे पार्टी फंक्शनरीज के। अब वो इतने ट्रक भर के उनको चुनाव आयोग सालों लगा देता तो भी नहीं पता कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो टेस्ट वायबल नहीं पाया था चुनाव आयोग ने और उसको छोड़ दिया था कि भाई ये टेस्ट वायबल नहीं है, इतना पेपर आ गया है कि उसको हम स्क्रूटनाइज भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं पता कर सकते क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए इस टेस्ट को हम वायबल नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग के जो रजिस्ट्रेशन के नियम हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जब पंजीयन किया जाता है तो उसमें जो जो शर्तें लिखी जाती हैं वो शर्तें पार्टी को माननी चाहिए, उनके संविधान में वो होती हैं। इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने साफ लिखा है कि 2018 में सारी शक्तियां पार्टी की प्रेसिडेंट को दे दी गई, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के विरुद्ध है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और अगर ऐसा है, वाकई ऐसा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है और इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी कार्रवाई आप आगे कर रहे हैं वो उसको सही नहीं मानेंगे चुनाव आयोग। जाहिर यहां भी मतों की भिन्नता है। ओपी रावत मानते हैं कि चुनाव आयोग का फैसला सही है। पहले जिन विशेषज्ञों के बयान दिखाए और बताए वो मानते हैं फैसला सही ना होकर एक तरफा है। हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम विद्वानों की राय को आप तक पहुंचा देना है। बाकी रही बात ये कि असली शिवसेना कौन है, धनुष बाण वाला सिंबल शिंदे गुट को देने का चुनाव आयोग का फैसला सही है या गलत, इस पर हम आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी तय तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, अंतिम फैसला भी वहीं से होगा। अब अगली तारीख का इंतजार कीजिए। हमने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और शिंदे गुट में से लिखित में जवाब मांगा है।
तो आज के शो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।